चलो, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है ये रेशो की पिछली वाली क्लास की ही डिपेंडेंट या सपोर्टिंग क्लास है। यानी रेशो के जितने भी फार्मूले थे बेटा हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए। आज की क्लास में हमें क्या सीखना है, जो कल हमने पिछली क्लास में रेशो की टेक्निकल टर्म्स यूज करी थी। वैसे तो जब हम सीबीएसई में थर्ड बुक पढ़ते हैं उसका पहला चैप्टर ये आता है जिसके अंदर हम चीजों को समझते हैं कि भाई करंट असेट्स में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। लेकिन जिन बच्चों ने ये बातें नहीं पढ़ी हैं, जो लोग पहली बार सीधा ये वर्ड सुन रहे हैं कि करंट असेट नाम की कोई चीज भी होती है, तो उन लोगों के लिए बताना जरूरी है कि ये सपोर्टिंग आइटम्स एंड इनमें क्या क्या आता है। या जिन लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला नहीं पता, नेट प्रॉफिट का फार्मूला नहीं पता, तो ये सारी बातें आज हमें सीखनी है। क्योंकि रेशो के सवाल सॉल्व करने के लिए पहले इन टर्म्स को समझ में आना जरूरी है, इनके फार्मूले पता होने जरूरी है। करें शुरू। चलो बेटा, आज के टॉपिक को हम बोलेंगे नोट्स, यानी कि ये नोट्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए जो कल हमने किया। कल हमारा जो पहला रेशो था वो था करंट रेशो। बेटा करंट रेशो में जो हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा वो था करंट असेट्स। हाँ या ना? करंट असेट्स में क्या क्या आता है सुन लो बेटा। करंट असेट्स का पहले तो मीनिंग समझ लो। सर, ऐसी असेट्स जिनका बैलेंस यानी जिनकी वैल्यू बहुत जल्दी बदलती रहती है उनको बोलते हैं करंट असेट्स। जैसे कि गल्ले में पड़ा हुआ कैश, अभी 10,000 पड़े हैं, एक बच्चे ने फीस दे दी 12,000 हो गए, दूसरा फिर मैंने आप लोग के लिए सामान मंगवा लिया खाने पीने का 11,500 हो गए। तो बार बार पैसे क्या होता है, बदलता रहता है ना वैल्यू। कैश बैलेंस सेम रहता है, बदलता रहता है। उसी तरह बैंक बैलेंस सेम रहता है, बदलता रहता है। अभी आपसे फीस आई ऑनलाइन यूपीआई से, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जूम से जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर दिया, स्विगी से ऑर्डर कर दिया, बैलेंस कम हो गया। तो बैंक बैलेंस सेम रहता है या चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली? बैंक भी करंट असेट है। इन्वेंट्री, इस दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है, जो कपड़े का शोरूम आप देख रहे हो, यहाँ पे एक शर्ट बिक गई, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई। 5 शर्टें और मैंने खरीद लाया होलसेल में 50 शर्टें, इन्वेंट्री बढ़ गई। कोई बंदा 2 टी-शर्ट ले गया, वैल्यू चेंज हो गई। वैल्यू चेंज हो रही है फ्रीक्वेंटली, तो ये क्या है, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री हमारे लिए क्या है, करंट असेट्स है। ठीक है। और इन्वेंट्री जो कौन सी होती है, ओपनिंग वाली या क्लोजिंग वाली? बैलेंस शीट में कौन सी इन्वेंट्री आती है, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक आता है बैलेंस शीट के अंदर। आप लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है, ठीक है। 11th में होता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है बैलेंस शीट में। तो अब यहाँ पे भी जब इन्वेंट्री लिखेंगे तो कौन सी इन्वेंट्री है, वो ऑब्वियसली क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अच्छा, उसके अलावा डेटर्स, मैं आपसे उधार में माल लेके गया, मैं आपका डेटर बन गया, मैं आप लोगों को 100 रुपए चुका गया, डेटर की वैल्यू कम हो गई, मैं आपसे और उधार में सामान ले गया, डेटर की वैल्यू फिर बढ़ गई, यानी वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो डेटर बोलो या बिल्स रिसीवेबल बोलो, इनकी वैल्यू भी चेंज होती है। ये भी क्या है, करंट असेट। प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज करवाया, एक्सपायर हो गया डेट, फिर दोबारा रिचार्ज कराया, वैल्यू चेंज हो रही है बार बार। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या होते हैं हमारे लिए, करंट असेट्स होते हैं। एक और वर्ड होता है जो काम में कम आता है और बच्चे भूल भी जाते हैं, वो है एक्रूड इनकम। कोई भी ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई बट मिली नहीं, वो होती है एक्रूड इनकम। याद कर लेना, कुछ वर्ड्स आप लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें तो समझा दी। तो आओ बेटा, करंट असेट्स में क्या क्या आता है वो मैं यहां लिख देता हूं। करंट असेट्स में कैश आता है, करंट असेट्स में बैंक आता है, करंट असेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं मैं, इन्वेंट्री तो आप याद रख लोगे, प्लस डेटर आता है, प्लस बिल्स रिसीवेबल आता है। अच्छा, इसका नया नाम क्या है बेटा, इन्वेंटरी। और इन दोनों का नया नाम क्या है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल, है ना। तो कोई डाउट थोड़ी है किसी को इसमें, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या आता है बिल्स रिसीवेबल के अलावा? इसके अलावा दो आइटम और आते हैं, यहां लिख दूं नीचे, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। ठीक है बेटा, किसी भी चीज के साथ एक्रूड वर्ड लग गया हो तो वो क्या बन जाती है, हमारी असेट बन जाती है। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, करंट असेट में क्या क्या आता है? आगे सभी को समझ में, याद रख लोगे? ठीक है। अगला आइटम देखते हैं बेटा क्या है। दूसरा आइटम हमारा था सर करंट क्विक असेट। दूसरा आइटम क्या था सर, क्विक असेट या लिक्विड असेट किसको बोलते हैं? क्विक असेट कहो या फिर लिक्विड असेट कहो। ठीक है, क्विक एसेट का मतलब होता है सर ये जो करंट एसेट्स आई थी, इस करंट एसेट को कैलकुलेट करते समय हमने क्लोजिंग स्टॉक भी जोड़ा था, प्रीपेड भी जोड़ा था। तो कहते हैं सर इस पूरे करंट एसेट्स में से 2 चीजें हटा दो। कौन कौन सी चीजें हटा दो? एक तो क्लोजिंग स्टॉक हटा दो और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस घटा दो। अगर किसी सवाल में प्रीपेड एक्सपेंस की चर्चा ना हो तो उसको सोचना ही मत कि वो है क्या।
किसी सवाल में प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब वहां पे प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, वहां पे केवल क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, बस ये मान के चलना। ठीक है, क्विक असर समझ में आई सभी को। चलो अगला वर्ड था हमारा करंट लायबिलिटी, क्योंकि दोनों के डिवाइड में क्या था, करंट लायबिलिटी। बेटा करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसका बैलेंस तुरंत चेंज होता रहता है। बेटा एक बैंक होता है, बैंक का ऑपोजिट वर्ड जो होता है वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ या ना, क्लियर है बेटा। दूसरा डेटर का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है बेटा, क्रेडिटर्स, और बीआर का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, बिल्स पेबल। इन दोनों का नया नाम क्या हो चुका है बेटा, ट्रेड पेबल्स। बेटा जैसे यहां पे प्रीपेड एक्सपेंस जुड़ता है वैसे यहां पे एक वर्ड होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है बेटा, किसी भी चीज के साथ आउटस्टैंडिंग लगा दो तो वो लायबिलिटी बन जाता है। जैसे एक्रूड इनकम होता है वैसे यहां पे एक वर्ड होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या वर्ड होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है बेटा। आ रही है बात समझ में, याद रख पाओगे। ये हमारे कौन से रेशोज में काम आता है, लिक्विडिटी रेशोज में। अब हम चलते हैं सोल्वेंसी रेशोज में। नहीं जरूरी नहीं है, ये चीजें कहीं पे भी काम आ सकती हैं किसी भी टॉपिक में। जैसे सोल्वेंसी रेशो, सोल्वेंसी रेशोज के अंदर हमारा जो पहला वर्ड आया बेटा वो वर्ड क्या आया, डेब्ट, हाँ या ना। अब जरा बात को ध्यान से सुनना बेटा। बेटा डेब्ट का रियल में मीनिंग तो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। एनसीएल का मीनिंग समझ गए, नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, ऐसी लायबिलिटी जिनके बैलेंस जल्दी से चेंज नहीं होते। ठीक है, लेकिन राजस्थान बोर्ड में डेब्ट का मतलब टोटल डेब्ट भी होता है। ठीक है, अब पेपर में डेब्ट का मतलब नॉन करंट लें या करंट लें, मेरी सलाह है जिस सवाल में नॉन करंट और करंट दोनों हो वहां आप डेब्ट का मतलब क्या समझो, टोटल डेब्ट। आरबीएससी वालों को सलाह दे रहा हूं ये वाली कि वो डेब्ट का मतलब क्या समझे, टोटल डेब्ट। और जब मैं बोलता हूं टोटल डेब्ट इसका मतलब करंट और नॉन करंट दोनों। और जब मैं बोलता हूं केवल डेब्ट तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। जब केवल डेब्ट वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है, नॉन करंट। सर नॉन करंट लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है। सर इसमें आते हैं लोन, चाहे एक लोन कहीं से भी लिया हो आपने, और डिबेंचर्स। बेटा डिबेंचर का एक दूसरा नाम बॉन्ड्स भी होता है, पता है ना। डिबेंचर्स को बॉन्ड्स के नाम से या पब्लिक डिपॉजिट्स के नाम से भी जानते हैं। बॉन्ड्स भी बोलते हैं इसको पब्लिक डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। ये आप लोगों का एक नंबर में वाइवा में सवाल आ सकता है, या पेपर में जो एक नंबर के एमसीक्यूज आते हैं ना उसमें आ सकता है कि बताओ ये डिबेंचर कौन सी हेडिंग में आता है। तो आप कहोगे डिबेंचर किस हेडिंग में आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में। अगर वहां वर्ड मिल जाए बॉन्ड्स किस में आता है, तो बॉन्ड्स किस में आता है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी में। अगर वहां वर्ड मिल जाए जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या, पब्लिक डिपॉजिट्स, बच्चों को याद नहीं रहता ये वर्ड, तो बेटा पब्लिक डिपॉजिट्स भी डिबेंचर का ही दूसरा नाम है। डिबेंचर बोलो, बॉन्ड्स बोलो या पब्लिक डिपॉजिट्स बोलो, तीनों एक ही चीज है बेटा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए, नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हमारे इसी फार्मूले में एक वर्ड था इक्विटी। क्या वर्ड था, चलो इक्विटी से पहले मैं आप लोगों को एक बार टोटल डेब्ट लिखवा दूं। टोटल डेब्ट का मीनिंग क्या होता है, सर टोटल डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों। क्या मीनिंग होता है इसका, नॉन करंट और करंट दोनों बोलोगे तो वो टोटल डेब्ट हो जाएगी। नॉन करंट में ये सारी चीजें और करंट में ये वाली सारी चीजें। डन। चलो अब हमारा अगला वर्ड क्या था बेटा, इक्विटी। बेटा इक्विटी का मीनिंग क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, इक्विटी का मीनिंग होता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या मीनिंग होता है इसका, जो हमारी बैलेंस शीट में एक हेडिंग होती है ना उसका नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहली हेडिंग जो होती है बैलेंस शीट में, जो मेजर हेडिंग होती है उसका नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, सर इस शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आते हैं। कोई सा भी रिजर्व हो, जब हम सरप्लस बोलते हैं यानी कि P&L अकाउंट, और जब हम रिजर्व बोलते हैं यानी कोई भी वो आइटम जिसके नाम के पीछे रिजर्व लगाओ। तो शेयर होल्डर फंड का मीनिंग इसमें क्या क्या चीजें आ गई, या इक्विटी अगर बोले तो इसमें क्या क्या चीजें आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू भी, और कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, WCR, IFR, कोई भी रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिस चीज के पीछे रिजर्व आ जाए वो सारे भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। और सरप्लस का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि P&L अकाउंट का बैलेंस। नहीं बेटा कुछ भी नहीं। आप लोगों के कोर्स में हो सकता है कि शेयर होल्डर्स फंड्स में से गुडविल नहीं इंटेंजिबल एसेट्स अगर दे रखी है तो वो माइनस करने होंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स।
वो एक काम करना, आप रेशो में ही माइनस कर लेना उसको, यहां माइनस करने की बजाय, ठीक है। चलो बता दूंगा वो अलग से सवाल करवाते समय। ये इक्विटी हो गया। दूसरा डेप्ट इक्विटी रेशो के दोनों आइटम हो गए, डेप्ट भी हो गया, इक्विटी भी। अगला हमारा था बेटा प्रोप्राइटरी रेशो, जिसके अंदर ऊपर नीचे तो थी टोटल एसेट्स और ऊपर क्या था, प्रोप्राइटर्स फंड। तो बेटा प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड यही है। टोटल एसेट्स की बात करते हैं, टोटल एसेट्स क्या होता है। और यहां से एक बात सीखना बेटा, मैं एक लंबी सी चीज सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से, बिना कुछ लिखते हुए आराम से सीखना। सर टोटल एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? बहुत इजी सी बात है, टोटल एसेट्स का मीनिंग होता है एसेट साइड का टोटल। एसेट साइड में दो तरह की एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आई बात याद हुई? अब जो मैं कह रहा हूं इस बात को ध्यान से देखेंगे, यहां कुछ बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सीबीएसई के नजरिए से, आरबीएसई के नजरिए से भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात। चलो सुनना, ये बीकॉम लेवल पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अभी कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आरबीएसई वालों के लिए। बैलेंस शीट ये है, आजकल जो नई बैलेंस शीट बनती है वो ऐसे बनती है। बैलेंस शीट में ये साइड एसेट साइड होती है, पूरा फोकस यहां होना चाहिए आप लोगों का, कितनी बार बोला मैंने। और यहां पे क्या है, लायबिलिटीज। एसेट्स को दो हिस्सों में तोड़ा गया, नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटी को तीन हिस्सों में तोड़ा गया, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और एक ऊपर वर्ड दिया गया शेयर होल्डर्स फंड। आ रही है बात समझ? यहां के टोटल को क्या बोलेंगे, टोटल लायबिलिटी, और यहां के टोटल को क्या बोलेंगे, ये लेफ्ट राइट के फॉर्म में। लेकिन जो कंपनीज एक्ट वो कहता है लेफ्ट राइट नहीं, अप एंड डाउन में लिखो। यानी पहले आप लायबिलिटीज के बारे में लिखोगे तो यहां लिखोगे शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इन तीन वैल्यूज को जोड़ दोगे तो ये जो आएगा वो क्या कहलाएगा, टोटल लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इन दो चीजों को जोड़ दोगे तो क्या निकल के आएगा, टोटल एसेट्स। सॉरी, आई बात समझ में? क्लियर है? क्या ये दोनों चीजें हमेशा बराबर होती हैं? तो ये दोनों चीजें हमेशा बराबर होंगी। अब यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले निकल के आ रहे हैं, सुनना। ये फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है जो मैं सिखा रहा हूं, बस जहां पे भी सवाल में फंस जाओ, जहां पे कोई वैल्यू ना निकल रही हो बैलेंस शीट से रिलेटेड, वहां ये चीज यूज करते हैं। क्या है जरा इसको ध्यान से सुनेंगे। क्या मैं टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटीज भी लिख सकता हूं? टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी सेम होते हैं। क्या मैं टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटी या ये लिख सकता हूं कि टोटल एसेट किस चीज के बराबर है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी? क्या मैं इन तीनों के टोटल को टोटल एसेट बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? क्योंकि टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी सेम है, तो यानी इन तीनों का चीजों का टोटल अगर टोटल लायबिलिटी है तो इन तीनों के टोटल को टोटल एसेट्स भी तो बोल सकता हूं। आ रही है बात समझ में? या इन दोनों के टोटल को टोटल लायबिलिटी भी तो बोल सकता हूं। तो कई बार सवाल में कोई चीज मिसिंग हो तो वो इस तरीके से निकल जाती है, वो आप लोगों को घुमा के दे देता है। आरबीएसई में ज्यादा नहीं घुमाता, सीबीएसई में घुमा सकता है आप लोगों को। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, रेशो की चैप्टर की वेटेज सीबीएसई के अंदर तो 4 नंबर का एक और सवाल आएगा, 1 के नंबर के कोई 2 छोटे सवाल आएंगे। आपके में वेटेज बिल्कुल कम है और 100 से ज्यादा सवाल हैं। आरबीएसई की बुक में गिनती के 10-12 सवाल दे रखे हैं शायद, और उनके में वेटेज 11 नंबर के आसपास की वेटेज आपके कोर्स के अंदर है, 12 नंबर की वेटेज है ना। और सवाल कितने, 12 सवाल करके 12 नंबर की वेटेज मिल जाएगी। आप लोग 100 के करीब सवाल करोगे तब आपको 4 या 5 नंबर की वेटेज आएगी, और हो सकता है वो भी पेपर में नया सवाल आ जाए, 100 के बाद 101वां सवाल आ जाए कोई। चलो करें बेटा, आगे करें। ये बात समझ में आई? टोटल एसेट ये होती है रियल में, लेकिन टोटल एसेट को टोटल लायबिलिटी भी बोला जा सकता है, ठीक है। और इसका मीनिंग ये हो सकता है कि क्या नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी है? हो सकता है। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये सब रटना मत, बस समझो कि ये कॉन्सेप्ट ये है, हाँ या ना। क्या इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि इसको बोलते हैं टोटल डेब्ट, यानी कि जो टोटल लायबिलिटी होती है उसका मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेब्ट, हाँ या ना। ये देख रहे हो डेवलपमेंट है केवल, इनका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जब जब सवाल आएगा मैं अपने आप बता दूंगा। ये डेवलपमेंट है केवल चीजों की, फार्मूलों की। आ रही है समझ भाई? ये होती है टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी में इसको बोलते हैं टोटल डेब्ट, है या ना। चलो ठीक है, बस इस तरीके से चीजों को और बहुत ज्यादा घुमाया जा सकता है, जब सवाल आएगा तब करेंगे। आगे एक वर्ड हमने पढ़ा क्या, प्रोप्राइटरी रेशो के बाद आया सॉल्वेंसी रेशो, जिसमें हमारा ऊपर तो था टोटल डेट, वो हम पढ़ चुके हैं, और नीचे क्या था टोटल एसेट, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर आया इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में नीचे जो था वो था इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बेटा डिवेंचर की वैल्यू अगर 1 लाख है और उसके नाम के आगे परसेंटेज लिखी है 12%, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख का 12%, 12,000। लिखवाऊंगा इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं,
इंटरेस्ट तो समझ में आ गया, फेस वैल्यू इंटू परसेंटेज। फेस वैल्यू अगर 1 लाख है डिबेंचर की तो उसको 12% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000 आ जाएगा। अगर डिबेंचर के आगे 7% लिखा है तो कितना परसेंट निकाल देंगे, 7%। इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। ऊपर एक वर्ड था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको जरा ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। चलो यहां पे मैं एक वर्ड और सिखा रहा हूं आप लोगों को, कैपिटल एम्प्लॉयड, आएगा बाद में काम में लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए यहां लिखवा रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। आ रही है बात समझ में? देखो मेरी बात सुनना, यहां से थोड़ा सा ट्रिकी चीजें हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को। ये तीनों चीजें मिला के क्या है, अगर मैं कहूं ये दोनों चीजें क्या है, अगर मैं कहूं ये दोनों चीजें क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ रहे हो, ये दोनों चीजें हैं टोटल डेब्ट, ये दोनों चीजें हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये तीनों चीजें हैं टोटल लायबिलिटी। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है, पक्का? चलो ठीक है, आओ अपने नेट प्रॉफिट वाले टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखेंगे क्योंकि जब वो सवाल आता है तो बच्चे कई गलती भी कर देते हैं। हम पहले नाम लिख देते हैं, क्या नाम है उसका, नेट प्रॉफिट बिफोर, गलत बेटा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सवाल में दो तरह की वैल्यूज दे सकता है वो। हो सकता है सवाल में हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा हो तो चिपका ही देंगे, हो सकता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा हो सकता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो। दो अलग अलग फार्मूले सिखा रहा हूं। केस ए, इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन, अगर हमें सवाल में क्या दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमारा ये आंसर कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा बेटा, जो सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा हो उसमें केवल एक चीज जोड़ देना, क्या, इंटरेस्ट। आ रही है बात समझ में? क्लियर है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन, फुल फॉर्म लिखूं क्या, या चल रहा है पीएटी से काम चल रहा है, पीएटी का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दे रखा है तो आप लोगों को क्या करना है, निकालना क्या है हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये शॉर्टकट यूज कर रहा हूं नाम यूज करने के लिए। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, इस बार पीबीटी नहीं गिवन है, इस बार क्या गिवन है, पीएटी गिवन है, हाँ या ना। तो पीएटी, ये इंटरेस्ट तो अलग से ऐसे जोड़ो ही, सुनना, पीबीटी प्लस इंटरेस्ट था, अब क्या है, पीएटी प्लस इंटरेस्ट, लेकिन पीएटी को पहले डिवाइड करना है, पीएटी को पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 1 माइनस टैक्स रेट से, किससे, 1 माइनस टैक्स रेट। मान लो सवाल में टैक्स की रेट दे रखी है 30%, कितनी दे रखी है, 30%, और प्रॉफिट है 70,000, तो क्या करोगे, 70,000 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.30 लिख देना। 30% को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.30, 25% को कैसे लिख सकते हैं, 0.25, है ना। आ रहा है समझ, क्लियर है, बताओ हाँ या ना। चलो, तो जब हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करेंगे, और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो कुछ नहीं करना, बस उसमें सिंपल सा क्या जोड़ देना, इंटरेस्ट। और याद रखना इंटरेस्ट बाद में जोड़ना है, ये नहीं कि पहले इंटरेस्ट जोड़ रहे हो फिर डिवाइड, पहले डिवाइड है बाद में इंटरेस्ट प्लस है, समझ रहे हो ना। इंटरेस्ट अलग से लिखा हुआ है, ऊपर नहीं है उसके। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो टर्नओवर रेशोज पे चलें। बेटा टर्नओवर रेशोज में सबसे पहला हमारा था टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, जिसमें नेट सेल्स थी। और मैं नेट सेल्स से रिलेटेड कुछ फार्मूले बता देता हूं आपको, नेट सेल नेट परचेज से रिलेटेड। अगला आइटम नेट सेल्स। बेटा नेट सेल्स या नेट आरएफओ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेट आरएफओ। बेटा नेट सेल का मतलब होता है इसमें कैश सेल भी जुड़ी हुई होती है, इसमें क्रेडिट सेल्स भी जुड़ी हुई होती है, नकद में बेचा हुआ माल भी, उधार में बेचा हुआ माल भी, दोनों जोड़ दो, और जो माल वापस आ गया हो, वापस आए हुए माल को सेल्स रिटर्न बोलते हैं। वो तो फिर भी सबको याद रहता है, उसका अगर ये नाम आ जाता है तो बच्चों को याद नहीं रहता, रिटर्न इनवर्ड। बेटा सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। बच्चे पेपर में कई बार कंफ्यूज होते हैं, आप लोग ही नहीं मोस्टली बच्चे होते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड में। कॉन्सेप्ट समझ लो, माल अगर अंदर वापस आ रहा है, बेटा अंदर क्यों वापस आ रहा होगा, पहले आपने बेचा होगा तभी तो वापस आ रहा है, यानी सेल रिटर्न है।
रिटर्न आउटवर्ड यानी माल बाहर जा रहा है वापस, आपके पास पहले अंदर आया होगा तभी तो बाहर जा रहा है, यानी कि परचेज रिटर्न है। समझ रहे हो, कभी भी कंफ्यूज होता हूं। चलो तो फिलहाल मैं लिख देता हूं फिर भी आपकी पहचान के लिए, ये सेल्स रिटर्न का नाम है रिटर्न इनवर्ड। तो जब भी नेट सेल बोली जाती है इसका मतलब इसमें कैश वाला, जो माल कैश में बेचा वो भी काउंट करो, जो उधार में बेचा वो भी काउंट करो, और कुछ वापस आ गया तो वो माइनस कर दो, तभी तो नेट सेल्स कहलाएगी। हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद हमारा और एक फार्मूला था बेटा, नेट सेल हमारा क्या था, टर्नओवर रेशियो में नेट सेल हो गया। अब हमें अगर क्रेडिट सेल्स निकालना है, मान लो डेटा टर्नओवर रेशियो पे आ गए, क्रेडिट सेल्स निकालना है तो क्या करेंगे, उस सवाल में क्या दे रखा होगा, नेट सेल और कैश सेल दे रखी होगी। अगर नेट सेल में से मैं कैश सेल हटा दूंगा तो बचेगी वो क्रेडिट सेल्स होगी। ठीक है, जैसे यहां पे नेट सेल है बिल्कुल इसी तरह नेट परचेज होता है। लिखूं क्या नेट परचेज? नेट परचेज का मीनिंग कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। लिखने की जरूरत नहीं है ना? चलो ठीक है। और क्या आता है अब इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो कोरफो वाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो 11th क्लास में भी पढ़ा होता है लेकिन याद किसी को भी 12th तक नहीं रहता है। आओ मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूं, एक बार ध्यान से सुन लेंगे। वैसे तो मैं इसको हमेशा एक स्टोरी के साथ सिखाता हूं लेकिन आज ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सीधा फार्मूला याद करवा देता हूं। ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नया नाम हो चुका है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं और आजकल शॉर्टकट में इसको कोरफो भी लिखते हैं। हाँ या ना? अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बोलूंगा क्योंकि हमें उसी की आदत है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो फार्मूले मेरे साथ साथ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के कितने फार्मूले? एक छोटा और एक बड़ा। पहले मैं बड़ा सिखा देता हूं फिर छोटे पे चलते हैं। बड़ा फार्मूला वो जो आपने 11th क्लास में सीखा था, कौन सा बेटा? ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री लिख लेना, प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस जानते हो कौन से होते हैं बेटा? जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आते हैं। अगर अभी भी नहीं याद ओके, डायरेक्ट कौन से होते हैं? फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर अभी भी नहीं याद आ रहा हो तो मैं 2-4 एग्जांपल लिखवा देता हूं। वेजेस, कैरेज इनवर्ड। कौन सा कैरेज? इनवर्ड वाला, आउटवर्ड वाला नहीं। अगर फ्रेट इनवर्ड लिखाओ तो अलाउड है, कैरेज इनवर्ड है तो अलाउड है, अगर आउटवर्ड है तो नहीं। ठीक है, तो मेनली यही दो वर्ड मिलते हैं, वेजेस या कैरेज या फ्रेट वगैरह। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। बाकी अगर वर्ड लिखाओ फैक्ट्री रेंट तो होगा या नहीं होगा? अगर लिखाओ ऑफिस रेंट तो नहीं, क्योंकि फैक्ट्री के खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। कौन से खर्चों को बोलते हैं? फैक्ट्री के खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस। तो फैक्ट्री के अगर किसी भी वर्ड के आगे फैक्ट्री आ जाए तो इसका मतलब वो फैक्ट्री एक्सपेंस है यानी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है लास्ट बेंच तक सभी को? चलो ठीक है बेटा, ये याद हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक प्लस नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है यहाँ पे? माइनस करना है। चलो ठीक है, ये था। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कितने फार्मूले? एक बड़ा और एक छोटा। ये बड़ा फार्मूला था, छोटा फार्मूला याद करें। आओ बेटा छोटा फार्मूला याद करते हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फार्मूला है, ये बड़ा वाला था, अब छोटा। हाँ ये 11th में। अब मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो शायद आपने 3rd या 5th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ 3rd या 5th क्लास में कॉस्ट निकालने का तरीका। आप लोग मुझे बताना, मैंने क्या किया बेटा, मैंने है ना एक फोन लाया, ये फोन मैंने है ना 10,000 में इसको बेच के 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। ये 10,000 का फोन मैंने बेच के, मैंने कितने में बेचा फोन को? 10,000 में, और कितने रुपए कमा लिए? 2,000 कमा लिए रेनू को ये फोन 10,000 में बेच के। तो बता सकते हो मेरे लिए इसकी कॉस्ट क्या रही होगी? क्या आपको कोई फार्मूला आता है क्या? आपको आता है बेटा, कॉस्ट निकालने का फार्मूला आता है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि सर आपने 10,000 में बेचा, 2,000 कमाए थे। यही फार्मूला था, बस हमें पता नहीं होता कि हमें आता है। हमें चीजें बहुत आती हैं, बस पता ही नहीं होता कि वो आती हैं क्या। ठीक है, बताओ ये फार्मूला याद होगा छोटे वाला? दोनों फार्मूले, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें दोनों फार्मूले यूज हो जाते हैं, एक ही सवाल में दोनों फार्मूले यूज हो जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कितने फार्मूले? दो, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े वाला सर ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और सर एक छोटे वाला जिसमें सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस। अब बेटा इसी 11वें फार्मूले से 12वां फार्मूला एक डेवलप होता है। क्या? अगर हमें नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, अगर हमें,
तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा सर? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसी 12वें से एक 13वां फार्मूला डेवलप होता है। अगर हमें नेट सेल निकालना हो, क्या निकालना हो? नेट सेल्स। तो कैसे निकलेगा सर? कॉस्ट, अगर नेट सेल निकालना है तो ये उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या निकाल जोड़ दो? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूं या प्लस? प्लस। यानी अगर मैंने कोई मोबाइल 8000 का खरीदा और 2000 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, तो बताओ इसको कितने में बेचा? यानी 8000 की कॉस्ट, 2000 का प्रॉफिट जोड़ूंगा तो नेट सेल निकल आएगी। हाँ या ना? क्लियर है? अरे आप तो नहीं भूलूंगी इसको। अब अगले रेशोस पे चलें, लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में पहला रेशो था जीपी रेशो। जीपी रेशो में जीपी का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, जीपी अपॉन नेट सेल्स, यानी कि पढ़ लिया। दूसरा फार्मूला था नेट प्रॉफिट। तीसरा फार्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेटा ये जो नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आरबीएसई वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं है। सीबीएसई वालों को भी पेपरों में तो नहीं पूछा गया है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो देखो, मैं आपसे कह रहा हूं नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पढ़ा रहा हूं, याद हो जाए तो कर लेना, वरना इसको रिस्क पे छोड़ दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या आता है हमारा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लिखवाऊंगा अभी वो दो में, एक्चुअली वो दो इस बोर्ड पे आ नहीं पाएंगे तो यहां बताने पड़ेंगे, मेरे को पूरी कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा उसका। अगला वर्ड क्या आता है हमारा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग रेशो होता है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें पता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं बेटा? आओ मैं आप लोगों को बताता हूं हमारे खर्चे जो होते हैं। देखो बेटा जरा इस टॉपिक को समझना, जरा ये एक टॉपिक सा समझना थोड़ा। एक्सपेंसेस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। बिल्कुल सही जवाब बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फार्मूला भी कुछ नहीं है। हाँ, आ रहा है समझ में? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले कौन कहां जाते हैं बेटा, आपको याद है? ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाते थे, हाँ या ना? डायरेक्ट एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होते थे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते थे। क्लियर है? और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे वो सारे कहां पे आते थे? पी एंड एल अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे कहां आते थे? अब उन्होंने बोला, कह रहे सर इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भी दो टुकड़े सिखाओ बच्चों को। कहते हैं सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी एक नहीं दो तरीके के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो। एक होते हैं सर ऑपरेटिंग से रिलेटेड, मतलब जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड हो, इनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और एक ऐसे खर्चे जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो कौन से हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर जरा थोड़ा सा क्लियर करो कि ये खर्चों का बंटवारा कैसे करें, कौन से ऑपरेटिंग और कौन से नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, चलो सुने बेटा, सुने ध्यान से। बेटा एक काम करते हैं, हम नॉन ऑपरेटिंग सीख लेते हैं कौन से होते हैं। जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं होंगे वो ऑपरेटिंग होंगे, यही तो बात हुई। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से? जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से जुड़े हुए ना हो, यानी जिनको नहीं किया जाता तो भी बिजनेस चलता आराम से, है ना? हाँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स बात करते हैं। करें बेटा, जैसे कि लॉस बाय फायर हो या लॉस बाय थेफ्ट हो, हाँ या ना? है ना? डोनेशन हो या चैरिटी हो, डोनेशन हो या चैरिटी हो, हाँ या ना? आई बात समझ में? ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है क्या? नहीं। ठीक है, इस तरीके के जो खर्चे होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख लो, या कोई भी वर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन हो या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, ये नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। अब आप कोई भी खर्चा बोल दो, वो सारे कौन से होते हैं? आओ मैं पूछता हूं, रेंट पेड बताओ, सैलरी पेड, डिस्काउंट अलाउड, बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स। मैंने आपसे कहा इनको छोड़ दो, बाकी सारे क्या है? ऑपरेटिंग है। डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कमीशन, आपको आ गया समझ में? आया समझ? सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। पहचान पाओगे आप ऑपरेटिंग को और नॉन ऑपरेटिंग को? तो हमारा जो रेशो था ऑपरेटिंग रेशो, हमें उनमें से कौन से खर्चे पहचानने थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले, और उनमें जोड़ना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑपरेटिंग खर्चे को पहचानने के लिए क्या है सर? इनमें से कोई खर्चा दिख जाए तो वो ऑपरेटिंग नहीं है बस, बाकी तो सारे क्या है? ऑपरेटिंग ही है हमारे। क्लियर है बेटा? अच्छा चलो ठीक है। लास्ट वाला क्या था हमारा सर? वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड था वो आप लोगों को यही बता दिया था कहीं पे, ये रहा।
और ऊपर क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो यही बता दिया था, हाँ या ना। मैंने आप लोगों को सारे आइटम्स बता दिए हैं, केवल अब जो बाकी है वो क्या है, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, वरना ये मान लो कि क्लास आज इतनी ही थी और पूरी हो चुकी है। ठीक है, चलो बेटा आओ जरा सुनना, ये तो मैं बोर्ड पे रख लूं जो अभी है, ये भी कॉपी करोगे बाद में आप लोग, चलो ठीक है। बेटा एक बात सुनो मेरी, एक बार 11th क्लास में चलते हैं थोड़ा सा, यहां देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, बातें बंद रखना तभी चीज समझ में आएगी। ट्रेडिंग अकाउंट की पहचान क्या होती है सर, यहां पे आता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पे ये 3 वैल्यूज आ जाती हैं। यहां आता है बाय नेट सेल्स, यहां आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां ये 2 वैल्यूज आ जाती हैं। फिर हम यहां पे एक बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर एक अकाउंट बनता है कौन सा, पी एंड एल अकाउंट, हाँ या ना। ये ग्रॉस प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में आ जाता था इस तरफ, हाँ या ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है, ब्रॉड डाउन, आ रही बात समझ में। अब आपको याद है यहां जो भी इनकम होती थी वो यहां आती थी, सारी इनकम को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। बेटा इनकम कोई सी भी बोलो आप, सेल के अलावा जो भी इनकम आप बोलोगे वो सारी इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट। आप रेंट रिसीव, जैसे एक्सपेंस में तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं ना, इनकम सारी क्या होती है, इनडायरेक्ट। रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी बोलो सारी इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट। सारी की सारी कहां आती है, पी एंड एल के डेबिट में। और खर्चे डायरेक्ट तो ऊपर चले गए, नीचे कौन से वाले आए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आए। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर बचता था वो क्या कहलाता था, नेट प्रॉफिट कहलाता था, हाँ या ना बेटा। ये बात समझ में आई, क्लियर है। चलो तो एक नेट प्रॉफिट का फार्मूला बनाते हैं, कहां बनाएं, 14 हो गया, यहां पे लिख दो 15 नंबर, नेट प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट का फार्मूला देखेंगे यहां पे, ये नेट प्रॉफिट का फार्मूला कैसे बना सर, ग्रॉस प्रॉफिट पे इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ा, हाँ या ना, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तभी तो ये निकला। इन दोनों को जोड़ के ये माइनस करता हूं तो ही तो नेट प्रॉफिट निकलता है। तो ये फार्मूला डेवलप कैसे हुआ, इसका फार्मूला बना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम हाँ या ना, ठीक है। अब बात आई यहां तक तो हमें समझ में आ गया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई ना। ये जो है ना फालतू में एक ऑपरेटिंग वर्ड लाके बीच में गिरा दिया जिससे बच्चों के बेकार में होश उड़ा दिए, रियल में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा सर एक काम करो, इस पी एंड एल के 2 टुकड़े करो, इसको थोड़ा लंबा खींचो। हमने कहा कैसे, कहते हैं सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को 2 बार लिखो, एक बार तो लिखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कौन से वाले एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, यहां का टोटल लगाओ, यहां पे ये टोटल लिखो। अब जो बैलेंसिंग फिगर आई उसे आप सर बोल दो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या बोल दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई बात समझ। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाद में नीचे आ जाएगा बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आई बात समझ। और अब कौन से खर्चे माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस खर्चे माइनस करो, तो जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट। आई बात समझ में। यानी कि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को 2 बार माइनस किया, ऑपरेटिंग वाले पहले माइनस कर दिए और नॉन ऑपरेटिंग वाले बाद में, पहुंच गए नेट प्रॉफिट पे। जब ऑपरेटिंग वाले माइनस किए तो जो आंसर निकला उसको क्या बोला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जब नॉन वाले भी माइनस कर दिए तो क्या निकला, नॉन ऑपरेट नेट प्रॉफिट। आ समझ। तो अगर मैं आपसे बोलूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, तो जरा ध्यान से देखो बेटा। ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट में वही इनडायरेक्ट इनकम जुड़ी है, लेकिन माइनस कौन से खर्चे हुए हैं, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही। जब नेट प्रॉफिट निकालना था तब कौन से खर्चे माइनस किए थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो केवल कौन से खर्चे किए, ऑपरेटिंग। और अगर मैं यहां इनडायरेक्ट लिख रहा हूं इसका मतलब मैं ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों माइनस कर रहा हूं। आ रही है बात समझ में।
तो बस आप लोगों के लिए इतने ही फार्मूले थे। एक बार देख लो कोई ऐसा वर्ड तो नहीं रहा जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हो फार्मूले में और छूट गया हो। एक बार देख लो कोई चीज छूटी तो नहीं है। ठीक है, आप लोग चेक कर लो एक बार। हाँ बोलो बेटा, एक सेकंड, कल के फार्मूलों में चेक कर लो, कल के फार्मूले में, हाँ वही चेक कर लो, अभी यही बात चल रही है। कल के फार्मूले एक बार चेक कर लो फिर पूछ लो। कॉपी तो कर लेना, मैंने अभी जो बोला है वो करो ना। पहले क्या बोला है आपको, चेक करो कोई वर्ड रह गया क्या, हाँ या ना, जो बोला है वो करो ना। कोई ऐसा वर्ड जो रह गया, आप सब लोगों को बोला है, सब ये सोच रहे हो कि कोई और बता देगा देख के। आप सब लोगों को देखना चाहिए और सब क्या सोच रहे हो, कोई और बता देगा। देख लो कोई आइटम जो ऐसा छूट गया हो। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।